आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम एसएसटी के मॉडल पेपर है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले रीट की पात्रता परीक्षा है, उसका मॉडल पेपर नंबर 16 करने वाले हैं। और अब इसके अंदर है वो अंतिम 40 दिनों के अंदर क्या पढ़े, सिर्फ और सिर्फ ये मॉडल पेपर हमें वो पढ़ना है। और आपका सिलेक्शन है रीट पात्रता परीक्षा को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम ऐसे मॉडल पेपरों का निर्माण कर रहे हैं। अगर आपको हम अपनी खुद की बड़ाई करें ये अच्छा नहीं है। आपको रिजल्ट देखना है तो सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उससे जो प्रश्न है, हमने टेस्ट सीरीज है वो चालू करी थी यूट्यूब पे, उसके ऊपर आपको वहीं के वहीं प्रश्न है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम मॉडल पेपर नंबर 16 है वो करते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं। सामाजिक अध्ययन हम का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं और इसके 60 प्रश्न है वो करने वाले हैं। तो सामाजिक अध्ययन का पहला प्रश्न आज का मॉडल पेपर यानी 91 नंबर का प्रश्न है, एक अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? हाँ और नहीं को सबसे पहले में ध्यान में रखना है। विषयनिष्ठता, विषय विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, नकारात्मकता, वैधता। तो इसमें नकारात्मकता है वो नहीं होती है, तो तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 है, करके सीखना किस विधि पर आधारित होता है? प्रदर्शन विधि पे, प्रयोजना विधि पे, या प्रयोगशाला विधि पे, या व्याख्यान विधि पे? तो प्रयोजना विधि होती है, उसके अंदर करके सीखने के ऊपर बल दिया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, टेप रिकॉर्डर व लिग्वा फोन है किस प्रकार की अधिगत सामग्री के अंदर शामिल होते हैं? सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री, या सर्वे दृश्य सामग्री? इनमें से कोई नहीं। तो जो लिग्वा फोन और टेप रिकॉर्डर होते हैं वो सुनने के काम होते हैं, तो सर्वे सामग्री होते हैं जो भाषा से संबंधित होते हैं, उसके अंदर काम में प्रयोगशाला में काम में लिए जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो गया। प्रश्न नंबर 94 है, सोशल इंक्वायरी प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? हिल्दा तव्वा, रोजर्स, जीन प्याजे, मेसिल व कॉक्स। तो कौन है इसके? मेसिल व कॉक्स हैं सोशल इंक्वायरी के प्रतिपादक। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए लेखक के अनुरूप होनी चाहिए, शिक्षक के अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थियों के अनुरूप होनी चाहिए, या समाज के अनुरूप है होनी चाहिए? तो विद्यार्थियों को केंद्र में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो पुस्तक भी विद्यार्थी केंद्रित है वो होनी चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, एक अच्छा शिक्षक किसको माना जाता है? जो सीखने को प्रभावी बनाने में समर्थ हो। बिल्कुल सही है, सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए समर्थन होना चाहिए। जो बालकों में सामाजिक मुद्दों के प्रति हो। बिल्कुल सही है। मूर्ति आलोचनात्मक चिंतन उत्पन्न कर सके। बिल्कुल सही है। सामाजिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रवीणता ला सके, यह भी सही। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 में चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगले की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो यह है कि सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सी है जो सामाजिक विशेषताओं के अंदर हम शामिल नहीं कर सकते हैं? तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति एवं विकास के समझदारी प्रदान करती है। बिल्कुल करती है। सामाजिक अध्ययन सामयिक जीवन तथा उसकी परिस्थितियों के अध्ययन पर बल देती है। बिल्कुल सही है। परिस्थितियों को का निर्माण करती है सामाजिक अध्ययन, उसके ऊपर बल देती है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। सामाजिक अध्ययन विषयों के विभाजन में कठोरता स्थापित करके ज्ञान की सापेक्षता पर बल प्रदान करती है। बल तो प्रदान करती है लेकिन ये कठोरता शब्द आया, इसको हम देखते हैं एक बार। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एक नवीनतम आधार पर दृष्टिकोण प्रदान करता है। सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं के अंदर शामिल है वो नहीं किया जाता है। सामाजिक अध्ययन विषयों के विभाजन में कठोरता स्थापित करके ज्ञान की सापेक्ष बल सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एक नवीन आधार एवं दृष्टिकोण प्रदान करता है। देखिए, आधार दृष्टिकोण प्रदान है वो नवीन। सामाजिक अध्ययन सामाजिक संस्थाओं विकास उत्पन्न करता है। सामाजिक अध्ययन सामयिक जीवन एवं उसकी परिस्थिति, बिल्कुल ये भी सही है। सामाजिक अध्ययन विषयों के विभाजन में कठोरता स्थापित करके ज्ञान को स्थापित भी, ये भी सही है। तो इसके अंदर नवीनता वाला है ये नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर
हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है। प्रश्न नंबर 98 है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम रचना का सिद्धांत नहीं, इनमें से कौन सा है रचना के सिद्धांत के अंदर है वो नहीं आता है। बालक को केंद्र मानने का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, कठोरता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो देखिए, कठोरता का सिद्धांत है वो शिक्षा के अंदर नहीं लाना, पाठ्यक्रम के अंदर है वो नहीं लाना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99, एक शिक्षक कक्ष में हमेशा प्रयास करता है विद्यार्थियों में ये चिंतन का प्रयास करने के लिए, विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने के लिए, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम देने के लिए। तो किस प्रकार का उपयुक्त सभी का, तो उपयुक्त सभी का वो प्रयोग करेगा, विद्यार्थियों के चिंतन का विकास करेगा, अनुभव प्रदान करेगा और सहायक अधिगम वो भी देने का प्रयास है वो करेगा। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है, चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रारूप का अध्ययन किन सोपानों के द्वारा किया जा सकता है। चिंतन की बात कर रहा है, चिंतन के स्तर के अंदर शिक्षण प्रतिमान का अध्ययन किन सोपानों के अंदर किया जा सकता है। उद्देश्यों की, संरचना का, सामाजिक प्रणाली का या सभी का। तो किसके अंदर करेगा वो, उद्देश्यों के अंदर करेगा, संरचना के निर्माण की करेगा, सामाजिक प्रणाली में करेगा, सभी के अंदर है वो करता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष राजस्थान के किस स्थल से हमें देखने को मिलते हैं। हमने जो राजस्थान रीड से संबंधित हमने क्या शुरू कर रखी है, टेस्ट है वो शुरू कर रखी है, और वो आपको यूट्यूब पर आपको करवाया जा रहा है, वहाँ पर आपकी देख सकते हैं, वहाँ पर ये प्रश्न है वो देखा गया है। तो आहट सभ्यता बालाथल से, बेराट से और गेणेश्वर से लोहे गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष है वो कहाँ से मिलते हैं, हमें यह प्रश्न है हमने करवाया है, और ये बालाथल से है वो देखने को मिलता है। हम जो 6 क्लासें करवा चुके हैं सभ्यताओं से संबंधित, वहाँ से एक भी प्रश्न सभ्यताओं से अगर पूछा जाएगा तो एक भी प्रश्न है वो बाहर जाने की बिल्कुल भी संभावना है वो नहीं होगी, जाने की संभावना नगण्य के बराबर हो जाएगी। क्योंकि हमने आज तक की 2024 से, यानी हमने 2024 से पूर्व के अंदर जो भी प्रश्न आए हैं उनको हमने समायोजित करके एक एक प्रश्नों को हमने टाइप किया है, उसके बाद आपको करवाया जा रहा है। आप सभी को एक जगह है संग्रहित रूप में मिल रहा है, आपके लिए खुशखबरी है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, घूंघट, गुगड़ी, फुटी, पिपली आदि क्या है। घूंघट है, गुगड़ी है, फुट्टी है, पिपली आदि क्या है, राजस्थान से संबंधित पूछा है। राजस्थान यानी तारागढ़, दुर्ग, अजमेर में स्थित विशाल बुर्जों के नाम है, या पश्चिम राजस्थान की बोलियों के नाम है, या मेवाड़ भीलों के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है उनके नाम है, हाड़ते में प्रचलित लोकगीतों के नाम है। तो घूंघट, गुगड़ी, फुड़ी ये क्या है, ये एक तारागढ़ के अंदर अजमेर, तारागढ़ दुर्ग के अंदर अजमेर विशाल बुर्जों के नाम है, बुर्जों के नाम है। हमारा पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, राजस्थान की भीलवाड़ा का कौन सा कस्बा फट चित्रकला हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। किसके लिए, फट चित्रकला के लिए, और कौन सा, भीलवाड़ा का कौन सा कस्बा बात कर रहे हैं, चिंगोद, मेनाल, बिजोलिया या शाहपुरा। तो इसका कौन सा क्षेत्र है, शाहपुरा चौथा ऑप्शन इसके अंदर से हो जाएगा। जो किसके लिए प्रसिद्ध है, फट चित्रकला के लिए, फट चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, राव जेतसिरो छंद के रचनाकार, राव जेतसिरो छंद के रचना बित्तू सुजा के द्वारा किस शताब्दी के अंदर की गई थी। 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी के अंदर। तो कब की गई थी, ये 16वीं शताब्दी के अंदर इसकी रचना है वो की गई थी। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध करणी माता का मेला लगता है कोटा में, बारां में, सीकर में या बीकानेर के अंदर। करणी माता है वो हमें चूहों की देवी के रूप में विख्यात है, यह बीकानेर के अंदर है, देशनोक बीकानेर के अंदर है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, बिलाली, बिबाई, सियारावास नामक पर्वत चोटियां किस अरावली का भाग है। दक्षिणी अरावली का भाग है, मध्यम अरावली का भाग है, उत्तरी अरावली का, या कोई नहीं। तो किस अरावली का भाग है वो हमें इसके अंदर है वो देखने को मिलता है। किसकी बात कर रहा है, बिलाली, बिबाई, सिरावास नामक जो पर्वत की चोटियां है वो अरावली के किस भाग के अंदर है वो शामिल है, वो होती है। तो ये उत्तरी अरावली के अंदर है वो शामिल होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, मेज नदी चंबल नदी में किस स्थान पर आकर के मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कहाँ पर आकर के मिलती है ये हमें पूछा है। लाखेरी बूंदी के अंदर, पलिया, सवाई माधोपुर, नरोरा बारां में, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो कहाँ पर आकर के मिलती है, लाखेरी बूंदी के अंदर आकर के ये नदियां हैं वो
मिलती है। तो इसका कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आपको एक बता देता हूं कि अभी रीट के अंदर है वो ज़्यादा समय है वो नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ 40 दिन है वो हमारे पास बचे हैं। 40 दिनों के अंदर हम जितना कर सके हैं उतना करना होगा हमें। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर हैं वो बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर है वो हमें करने हैं। तो आप सभी के लिए ये मॉडल पेपर है वो एक रामबाण, एक कारगर साबित होने वाला है। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 108 है, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 1999 को, 15 सितंबर 2000 को, 19 दिसंबर 2000 को या 15 दिसंबर 2000 को? तो कब की गई थी? 19 दिसंबर 2000 को वो की गई थी। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है। प्रश्न नंबर 109 है, देश की एकमात्र खान कौन सी है जहां से टंगस्टन है वो उत्पादन किया जाता है? क्या उत्पादन किया जाता है? टंगस्टन उत्पादन किया जाता है थानागाजी अलवर से, बादरशिंदरी अजमेर से, डेगाना नागौर से या सरवाड़ा अजमेर से? तो कहाँ से है वो टंगस्टन का उत्पादन है वो किया जाता है? तो डेगाना नागौर से टंगस्टन उत्पादन है वो किया जाता है। क्या उत्पादन किया जाता है? टंगस्टन उत्पादन है वो किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, राजस्थान में नहर पर बना पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोकला जैसलमेर में, अगोरी बाड़मेर में, धुनिया जोधपुर में या मेनावली हनुमानगढ़ के अंदर? तो कहाँ पर राजस्थान के अंदर नहर के ऊपर बना हुआ पहला सोलर पावर प्लांट है वो मेनावली हनुमानगढ़ के अंदर है, बना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये याद रखना है। प्रश्न नंबर 111 है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, कंचनजंगा है, धौलावीरा है या माउंट एवरेस्ट है? तो सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो नंदा देवी है वो। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप हमें प्रथम नदी का नाम है वो कमेंट बॉक्स के अंदर है, प्रथम नदी कौन सी है ये हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। हमें यहाँ पर दूसरी है वो पूछा है, तुंगभद्रा, कृष्णा, महानदी या कावेरी? तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो कृष्णा नदी को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। हमें प्रथम नदी का कमेंट बॉक्स के अंदर है वो बताइए। प्रश्न नंबर 113 है, उरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चेनाब नदी पर, नर्मदा नदी पर, झेलम नदी पर या कृष्णा नदी के ऊपर? तो उरी जो परियोजना है वो झेलम नदी के ऊपर है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, भारत में वायुयान बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेंगलोर में, हैदराबाद में, विशाखापट्टनम में या मैंगलोर के अंदर? किसकी बात कर रहा है? भारत के अंदर पहला वायुयान बनाने का यानी वायुयान बनाने का पहला कारखाना है वो बेंगलोर के अंदर है वो स्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 115 है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से होती है या दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है या वायुमंडलीय दशाओं के असाधारण परिवर्तन से होती है या उपयुक्त सभी थे? तो दो चक्रवातों की यानी चक्रवात की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है? तो दो भिन्न तापमान वाली जो वायु राशियां हैं, एक तो इधर से चल रही होती है और एक इधर से, ये दोनों वायु राशियां हैं ऐसे चल रही होती हैं, ऐसे कोई ऊपर की ओर, तो जिसका वायुदाब होगा वो ऊपर की ओर ऐसे, तो यहाँ पर बवंडर का निर्माण हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन, दो विभिन्न तापमान वाली राशियों के मिलने से इसका निर्माण होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न नंबर 116 है, दिल्ली के बादशाह अकबर ने मानसिंह को डूंगरपुर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डूंगरपुर के किस शासक को बंदी बनाने के लिए भेजा था? ऐसे प्रश्न है हमें रीट के अंदर है वो देखने को मिलेंगे। रावल राज सिंह को, रावल झालिम सिंह को, रावल आस्करण को या रावल भीम सिंह को? तो अकबर ने मानसिंह की बात कर रहा है। अकबर ने मानसिंह को डूंगरपुर के किस शासक को बंदी बनाने के लिए है वो भेजा गया था? तो रावल आस्करण को भेजा था इन्होंने। किसको बंदी बनाने के लिए? मानसिंह को बनाने के लिए भेजा किसने था? अकबर ने। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 है, करौली के किस शासक को अकबर ने देव बहादुर की उपाधि दी गई थी? देव बहादुर है, हमने इसको अलग कलर के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि आपको समझने के अंदर है वो
सरल रहे। मदन पाल को, धर्मपाल को, गोपाल को या अर्जुन पाल को करौली के किस शासक को अकबर ने देव बहादुर की उपाधि है वो प्रदान की थी? तो गोपाल पाल है, इसको प्रदान की गई थी। तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 है, कछवार राजवंश का वह शासक जो 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहा था, समकालीन था। कौन सा कछवाहों का ऐसा जो 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल है वो देखा था? जय सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय, मान सिंह या राम सिंह? तो आप सभी को सर्वविदित है जय सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल है वो इन्होंने देखा था। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है, अजमेर एवं भीलवाड़ा के मध्य कौन सी नदी सीमा का निर्माण करती है? मानसी नदी, गंभीरी नदी, खारी नदी या बाणगंगा नदी? अजमेर और भीलवाड़ा के मध्य, अजमेर और भीलवाड़ा के मध्य है कौन सी नदी है वो सीमा का निर्माण है वो करती है? तो खारी नदी है वो करती है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है, उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर? तो हम सभी तरीके से कच्चे माल के, आकार के, स्वामित्व के उपयुक्त सभी यानी सभी तरीके से कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो दो रेखाओं की, दो अक्षांश रेखाओं की दूरी की बात कर रहा है, तो यह कितनी होती है? 111 किलोमीटर है वो होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, दिन व रात होने का क्या कारण होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण और एक परिभ्रमण। हमने पिछले वीडियो के अंदर है, पिछले मॉडल पेपर में हमने समझा था। तो यह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना होता है, वो घूर्णन करता, वो क्या होता है? दिन और रात का निर्माण करता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, चाप झील कहाँ पाई जाती? हिमनद में, नदी घाटी में, रेगिस्तान में या समुद्र के अंदर? तो चाप झील है वो कहाँ पर है वो देखने को, तो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वहां पर चाप झील का निर्माण है वो होता है। तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 124 है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2016 कहाँ पर आयोजित हुआ था? पेरिस के अंदर, वार्सा में, कोफीहेगन में या लंदन के अंदर? तो कहाँ पर है वो हुआ था? प्रश्न नंबर किसकी बात कर रहा है? जलवायु परिवर्तन 2016 ये पेरिस के अंदर हुआ था। तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमबख्शी, ध्यान रखना है पवन का नाम हिमबख्शी के नाम से है वो जानी जाती? चिनको को, फोन को, हरमटन को या सिरोको को? तो हिमबख्श है वो किसको जाना जाता है? हिमबख्श है जो चिनको है इसको जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है, हम सभा का सदस्य कौन होता है? सभा का सदस्य है वो कौन होता है? कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष है वो पार कर ली हो या 18 वर्ष से अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची के अंदर है वो शामिल किया गया हो, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर प्रश्न नंबर है, हम वापस से देखते हैं कि प्रश्न के अंदर क्या लिखा है। हम नहीं, यहाँ पर हम सभा नहीं आएगा, ग्राम सभा है, सॉरी, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? हाँ, यह हुई ना बात, ये प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल 18 का सदस्य, 18 उम्र हो, जिसके वोट देने अधिकार हो और नाम मतदाता सूची के अंदर हो, तो उपयुक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है, राजस्थान के कौन से राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा के सदस्य भी रहे हैं? ऐसी प्रश्न है वो मेरिट के अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमारा तजुर्बा रहा है, हम जिसके ऊपर है बोल देते हैं वो प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलता है। कलराज मिश्र, कल्याण सिंह हैं, रघुकुल तिलक, निर्मल चंद्र जैन। तो कौन से राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आरपीएससी के सदस्य भी रहे? राज्यपाल बनाने से पहले वो क्या रहे? आरपीएससी के सदस्य। तो रघुकुल तिलक हैं वो रहे। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करना। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 के अंदर, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि है अनुच्छेद 172 में, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 में, राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान विघटन ये अनुच्छेद 177 के अंदर होते हैं। तो राज्यों का विधानमंडल सत्रावसान 177 के अंदर नहीं होता है, यह चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो गया। प्रश्न नंबर है 129 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय या संसद के द्वारा?
तो किसके द्वारा है वो की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति की निर्वाचन विवादों की जांच है वो करता है। तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चौधरी चरण सिंह, वीपी नरसिंह राव, एचडी देवगौड़ा या नरेंद्र मोदी? तो नरेंद्र मोदी तो इसका नहीं होगा, हमें इसको काट देना है। तो ऊपर के प्रश्नों के अंदर चलना है। कौन सी बात कर रहा है? सबसे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो एचडी देवगौड़ा है वो रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है? वो नहीं है। व्यक्ति की गरिमा, संघीय है, न्यायालय या बंधुत्व? व्यक्ति की गरिमा बिल्कुल है, संघीय है वो है या नहीं है हमें इसका पता, तो संघीय है वो इसके अंदर नहीं होता है। न्याय है, बंधुत्व है, लेकिन संघीय नहीं होता, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, मूल अधिकारों के संबंध में जनहित याचिका दायर की जा सकती है मात्र उच्चतम न्यायालय के समक्ष, मात्र उच्च न्यायालयों के समक्ष, किसी भी अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों दोनों के समक्ष। तो मूल अधिकारों के संबंधित जो जन याचिका है वो जाहिर है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अंदर है वो की जा सकती है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौलिक कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद के अंदर है? 47 में, 48 में, 50 में या 51A के अंदर है? तो किसके अंदर है? 51A के अंदर मौलिक कर्तव्यों का है वो दिया गया है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से है? समता के अधिकार की, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? ये प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है कि सरकारी नौकरियों के अंदर अगर आरक्षण है तो यह संविधान के किस अधिकार के क्षेत्र के अंदर आता है? तो समानता के अधिकार के अंदर है वो आता है कि सभी को समान रूप से है वो मिले, भागीदारी मिले। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य, 2 सदस्य, 14 सदस्य या 20 सदस्य? तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत है? संसद के अंदर कितने सदस्य है वो मनोनीत? राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य है वो मनोनीत किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, वेदांत परिजात भाष्य के लेखक कौन है? रामानुज, निम्बारक, माधवाचार्य, ज्ञानदेव? तो वेदांत परिजात भाष्य के लेखक हैं वो कौन है? निम्बारक हैं। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 है, शेरशाह सूरी ने किस युद्ध को विजय के समय कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं हिंदुस्तान की मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रायसीन युद्ध, कालिंजर युद्ध, गिरी सम्मेलन के युद्ध में या सरहिंद युद्ध के समय? तो गिरी सम्मेलन का युद्ध है इसके समय है। गिरी सम्मेलन के युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी ने अपने घोड़े से नीचे उतर के हुए ईश्वर से यह प्रार्थना करने लग गया था कि अब किसी भी तरीके से युद्ध को जिता दे, और यहाँ पर विश्वासघात होने के कारण ये युद्ध है वो जीत लिया गया था। गिरी सम्मेलन के युद्ध के अंदर ये बात कही गई थी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह है वो खो भी देता था। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा, मजहर की घोषणा की बात, मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा कब की गई थी? 75 में, 1575 में, 1581 में, 1583 में या 1578 के अंदर? तो 1581 के अंदर है मजहर की घोषणा है वो की गई थी। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 दो बार कैसे हुआ है प्रश्न? अच्छा, प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक हुआ। प्रश्न नंबर 139 है, स्वयं सिंह के द्वारा किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण है वो नहीं किया गया था? जयपुर के अंदर, दिल्ली में, उज्जैन में या आगरा के अंदर? तो उज्जैन के अंदर इन्होंने कोई भी वेधशाला है उसका क्या नहीं किया? वेधशाला का निर्माण है वो नहीं किया था। देखिए उज्जैन में किया था, आगरा में, एक मिनट, उज्जैन में किया है, जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन, तो आगरा के अंदर इन्होंने नहीं किया था। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, भांगड़ का कुंभ या भीलों का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? बेणेश्वर का मेला, मेवाड़ का हरिद्वार, कपिल मुनि का मेला या गणेश मेला? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है वो हमें दिख रही है। तो बेणेश्वर जो मेला है इसे भीलों का कुंभ कहा जाता है और भांगड़ का कुंभ आदिवासियों का कुंभ है वो इसी मेले के अन्य नाम है।
प्रश्न इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 141 है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खलित स्तन कौन सा है? स्थलित जो स्थल है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या हड़प्पा? तो हड़प्पा है वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर उत्खनित किया गया स्थान है, तो हड़प्पा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है। प्रसिद्ध संत जसनाथ जी ने समाधि कब ली थी? 1568 में, 1563 में, 1569 में या 1570 के अंदर? तो 1563 के अंदर है, संत जसनाथ जी के द्वारा है वो समाधि ली गई थी। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। 1500 उसका ऑप्शन हो गया 1563 के अंदर। प्रश्न नंबर 143 है। नाडोल यानी पाली के चौहान, नाडोल पाली के चौहान राज्य पर जालोर के चौहान शासकों का अधिकार है वो कब हुआ था? 1208 ईस्वी के अंदर, 1205 में, 1206 में या 1207 के अंदर हुआ था? तो कब हुआ था उसका हो गया प्रश्न नंबर 43 की हम बात कर रहे हैं, तो 1207 के अंदर है। पाली के नाडोल के चौहानों का राज्य जालोर के चौहानों के शासकों के अधिकार है वो हो गया था। तो डी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है। अवल बाउल की संधि किसके मध्य हुई थी? मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य, मारवाड़ व आमेर के मध्य, आमेर व कोटा के मध्य, अजमेर व आमेर के मध्य? तो आप सब सर्वविदित है मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य है ये हुई थी, हंसाबाई की मध्यस्थता के अंदर हुई थी। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 है। 4 या 5 जनवरी, कहीं पर 4 और 5 लिखा हुआ मिलता है। जनवरी 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध है वो लड़ा गया था? गिरी सुमेलन का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध या तराइन का युद्ध? तो हम सब पहले ही चर्चा कर चुके हैं। गिरी सुमेलन का युद्ध है, इसके अंदर शेरशाह सूरी है वो विजय हुआ था, क्योंकि मालदेव के अंदर है इसके जो सेनापति थे जेता और कुपा, उनके कारण किसी ने विश्वासघात उत्पन्न कर दिया था। इन्होंने दोनों के मध्य विश्वास को है कटु बंध के रूप में है एक कटुता उत्पन्न कर दी थी, और गिरि सम्मेलन के युद्ध में ऐसी घटना घटित हुई थी कि मालदेव है वो युद्ध क्षेत्र से अपनी सेना लेकर के वापस चले जाते हैं, लेकिन जेता और कुपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और इस समय है इस बहादुरी के साथ है वो लड़े थे कि शेरशाह सूरी को अपने घोड़े से नीचे उतर के ईश्वर से ये प्रार्थना करनी पड़ी थी कि किसी भी तरीके से ये युद्ध है वो हमें जिता दे। अंत में इन्होंने एक वचन है वो कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह है वो खो बैठता था। तो इसी युद्ध का है वो वाक्य है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146, अशोक के अभिलेखों में किन किन लिपियों का प्रयोग किया गया? खरोष्टी लिपि का, ब्राह्मी लिपि का, ग्रीक व अरमोई का उपयुक्त सभी, तो सभी लिपियों का अशोक के समय है वो प्रयोग है वो हुआ है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 है। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर युक्त पहला मंदिर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीपुर का लक्ष्मण मंदिर, नचना का कुठारा का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर या भूमरा का शिव मंदिर? तो सबसे पहला किसकी बात कर रहा है? शिखर युक्त पहला मंदिर है वो कौन सा है? तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है इसके ऊपर सबसे पहले शिखर का निर्माण है वो हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है। आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना किसके काल में की गई थी? गुप्त काल, दानवता के समय, मौर्य काल के समय, संतलन काल के समय या मुगल काल के समय हुई थी? तो आर्य ग्रंथ जिसका नाम अष्टांग हृदय है इसका है गुप्त काल के समय वो रचना हुई थी। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 है। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त मोहरों से हमें हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्ष का पूरा नाम हमें हर्षवर्धन है वो कौन से मोहरों से हमें प्राप्त मिलता है? नालंदा से, कनौज से, सोनपत से या कश्मीर से? तो ये सोनपत से हमें मोहरें प्राप्त होती हैं जहाँ पर इनका पूरा नाम हर्षवर्धन है वो देखने को मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है। बोर्निया को प्राचीन भारतीय साहित्य में किस नाम से जाना जाता था? बोर्निया की बात कर रहा है। यद्यपि, यवद्वीप, वरुणद्वीप, फूनान या वियतनाम? तो किस नाम से जाना जाता था? वरुणद्वीप के नाम से इसको जाना जाता था। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने 60 प्रश्न है वो एसएसटी के कर लिए हैं। इनमें से जो प्रश्न कर रहे हैं हम रीट के अंदर है आपको 80 से 90 प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। हमने अभी तक जितने भी मॉडल पेपर करवाएंगे और करवाए जा रहे हैं, आप उन मॉडल पेपरों को सुचारू रूप से देखते रहे
आप अपना मन है वो भटकाते हुए नहीं चले। हमारा जो पूर्व का जो ज्ञान है और जो हमें अंतर्मन है, हम सर्वविदित हैं और हम जानते हैं कि विद्यार्थियों को किस तरीके से तैयारी करवाई जाए और विद्यार्थियों का मन है इस समय अनेक प्रकार के मॉडल पेपरों को इधर उधर भटकते रहता है। आप अपने मन को एकाग्रचित रखें और एक जगह है वो स्थिर रखते हुए मॉडल पेपरों की तैयारी है वो करते रहे। तो आगे हम हिंदी यानी मनोविज्ञान के 30 प्रश्न है वो करने वाले हैं। साइकोलॉजी के निम्न में से पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंकलन सीखने के लिए आंकलन के नाम से जाना जाता है? निर्माणात्मक आंकलन, योगात्मक आंकलन, निदानिक आंकलन या सुधारात्मक आंकलन। तो किस आंकलन को हम सीखने का आंकलन है वो भी कहते हैं? बच्चा सीखता रहता है तो निर्माणात्मक जो निर्माण करने का आंकलन होता है उसे हम आंकलन का सीखने का आंकलन है वो कहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किसके तहत लागू किया गया था? सतत एवं समग्र मूल्यांकन की बात कर रहा है, किसके तहत लागू किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत, एनसीएफ 2005 के तहत, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988 के तहत, या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत? तो किस शिक्षा नीति के तहत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का? तो एनसीएफ 2005 के अंदर है इसको लागू किया गया था। दूसरा ऑप्शन के अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के किस धारा के तहत निजी विद्यालयों में कुल 25% सीटें दुर्बल वर्ग की व वंचित बालक व बालिकाओं हेतु आरक्षित करने का प्रावधान है वो किया गया था? तो धारा 4 में, धारा 31 में, धारा 12 में, धारा 21 के अंदर। तो किस धारा के अंदर है वो किया गया था? तो धारा 12(2) के अंदर, धारा 12(2) में यह प्रावधान किया गया है कि स्कूल के अंदर 25% सीटें हैं वो वंचित वर्ग के लिए आरक्षित रखेंगी और इसका जो पुनर्भरण है राज्य सरकार के द्वारा है वो किया जाएगा। धारा 21 के अंदर एसएमसी से संबंधित है। आगे हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित का सिद्धांत नहीं है। हमें हाँ और नहीं को गोला कर लेना है। विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम, क्रमबद्धता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, अक्रियाशीलता का सिद्धांत। तो अक्रियाशीलता का सिद्धांत है वो इसके अंदर नहीं आता है, तो चौथा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है, शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख अंग नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा प्रमुख अंग नहीं है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और विद्यालय। कौन सा अंग है वो नहीं है? तो विद्यालय इसके अंदर है वो अंग नहीं आता है। जॉन डीवी के द्वारा 3 है वो स्तर है वो प्रदान किए गए थे, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक और शिक्षार्थी। तो उसका कौन सा वो चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी सामाजिक समस्या समायोजन की समस्या नहीं है? हाँ और नहीं सबसे पहले हमें देखना है। घर परिवार से संबंधित समस्या, सामाजिक समायोजन की बात कर रहा है, मित्रों से संबंधित समस्या, समाज से संबंधित समस्या, या लैंगिक संबंधित समस्या। तो लैंगिक संबंधित समस्या है वो समाज से संबंधित है वो नहीं आती है, तो चौथा ऑप्शन है इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, मनोवृत्तियों के विकास के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हाँ और नहीं पे हम जाकर के अगर अटकेंगे तो प्रश्न का आधा उत्तर है वो हम कर लेते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का अभाव मनोवृत्तियों के विकास पर पड़ता है। अध्यापक इनके विकास में बालकों की सहायता कर सकता है। वंशानुक्रम से मनोवृत्तियां प्रभावित होती है, या भावात्मक विकास का इनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो किस तरीके से मनोवृत्तियों के बारे में कौन सा है? वंशानुक्रम इसके ऊपर प्रभावित नहीं करती है, तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, शोध का कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्यीकरण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, उपकल्पनाओं का निर्माण करना, शोध का कठोर होना। किसका? शोध का कठोर होना। तो शोध का कौन सा चरण है वो क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? शोध को क्रियात्मक अनुसंधान है वो जो प्रोग्राम का क्रियान्वयन और अंतिम मूल्यांकन होता है वही इसका अनुसंधान है वो बनाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, अंधे बालकों की शिक्षण देने की पद्धति है ब्रेल लिपि, सर्वे सामग्री, टंकन सामग्री या समाज मिति। तो ब्रेल लिपि होती है वो अंधे बालकों के लिए है वो प्रयोग की जाती है, तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, परिवार किस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख साधन है? दूरस्थ शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, या औपचारिक शिक्षा का, या निजी? तो परिवार है वो एक अनौपचारिक शिक्षा के अंदर आता है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है,
जन्मजात अभिप्रेरक इनमें से कौन सा नहीं है? नींद, प्यास, भूख, आदत। नींद, प्यास, भूख, आदत इसका है वो नहीं होता है। देखिए आदत, भूख, प्यास, आदत नहीं होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है बाह्य अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा किसको? बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर के प्रति प्रतिबद्धता, प्रशंसा व दोषारोपण, पुरस्कार एवं दंड, उपयुक्त सभी। तो सभी बाहर के अंदर ही आते हैं। प्रतिबद्धता आती है, पुरस्कार दंड आता है और प्रशंसा ये बाहर के अंदर आते हैं, आंतरिक है। इसमें से कोई सा भी है वो नहीं होता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है शब्दों अथवा वाक्यों का बहुत कम अथवा बिल्कुल भी न समझ पाना किस प्रकार के अधिगम के अंदर अक्षमता हो जाएगी? अफेजिया, डिसलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया और डिसग्राफिया। तो हाइपरलेक्सिया होती है जिसके अंदर बालक है बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया ग्राफ के अंदर गणित से संबंधित, और डिसलेक्सिया है वो लिखने से संबंधित। डिसलेक्सिया लिखने संबंधित आएगा, अफेसिया है वो भाषा संबंधित आता है। तो आप सभी की बता दिया है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति की अनुक्रिया करता है। यह किस से संबंधित है? सीखने की प्रवाह नियम पर, सीखने की सादृश्यता नियम के ऊपर, सीखने की प्रक्रिया अभिवर्ती नियम के ऊपर, सीखने की तत्परता नियम के ऊपर। तो किसके ऊपर है वो होता है? तो सीखने की प्रक्रिया की अभिवर्ती नियम के ऊपर है। ये आ जाएगा तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के अंदर किसकी प्रतिक्रिया होने के ऊपर? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंध हो जाएगा ना, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 इससे कैसे हो गया? प्रश्न नंबर 16 के बाद 18 नहीं है भैया, प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक हुई है भाई। प्रश्न नंबर 16 करना। विकास के बारे में असत्य कथन है। विकास आंतरिक होता है, विकास कुछ समय के बाद एक जाता है, विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, विकास का सीधा मापन संभव नहीं होता है। तो विकास के बारे में असत्य कथन है वो हमें पूछा है। तो विकास कुछ समय के बाद चला जाता है, ये नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रिया का, बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन व्यवस्था से परिपक्वावस्था तक का बालक की विकास अवस्थाओं का। जो मनोविज्ञान के अंदर है वो बालक गर्भकाल से लेकर के परिपक्व अवस्था तक चलता है, वहां तक मनोविज्ञान के अंदर बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है वो किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन के अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है चालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अवलंबित है? मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक या गामक। तो किसके ऊपर है वो होता है? तो किसके साथ? चालक का सर्वांगीण विकास गामक के ऊपर होता है ना। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिसकी सहायता आवश्यकता है वह है मनोगत्यात्मक क्षेत्र की, भावात्मक क्षेत्र की, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की या संज्ञानात्मक क्षेत्र की। तो यह भावात्मक रूप से है, इसकी जरूरत होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है अधिगम की विशेषता इनमें से नहीं है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम सार्वभौमिक होता है, अधिगम वातावरण की उपज है, अधिगम कुछ समय तक ही चलता है, अधिगम कुछ समय के लिए नहीं चलता है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन है इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा है वो नहीं है? अधिगम का प्रकार नहीं है श्रृंखला अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, अशाब्दिक, शास्त्रीय अधिगम और सिद्धांत अधिगम। तो इसके अंदर कौन सा है वो नहीं? अशाब्दिक अधिगम इन्होंने नहीं दिया था, शाब्दिक अधिगम है वो दिया था। तो तीसरा ऑप्शन के अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है एक बालक लाल रंग के क्रॉस को देख करके प्राथमिक सहायता रेड क्रॉस संस्था के बारे में सोचता है। यह किस प्रकार का चिंतन है? यानी लाल वस्तु है, इसी के बारे में वो रेड क्रॉस के बारे में सोच रहा है। तो किस प्रकार का होगा? अमूर्त चिंतन, सृजनात्मकता चिंतन, मूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन। तो किस प्रकार के चिंतन के अंदर चला गया? अमूर्त चिंतन है, वो जो नहीं दिख रहा उसके बारे में वो चिंतन कर रहा। तो दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है मानचित्र निरूपण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एलन सायरा, जोसेफ डी नोविक के द्वारा, बोरिंग के द्वारा या जी एल मोरिया के। जो मानचित्र निरूपण प्रतिपादन है वो जो जोसेफ
डी नौविक है, इसके द्वारा किया गया था। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है व्यक्तित्व। व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। व्यक्तित्व की परिभाषा किसके द्वारा की गई थी, की देन है? वुडवर्थ ने, बोरिंग ने, ओलपर्ट ने या वेलेंटाइन ने? तो किसने ये परिभाषा है वो दी थी? ओलपर्ट ने ये परिभाषा, क्योंकि वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन है, ये ओलपर्ट के द्वारा है, वो दी गई थी। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर है वो 25 है बाल संप्रत्या परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रसेप्शन टेस्ट। संप्रत्यक्ष परीक्षण की बात कर रहे हैं, CAT की बात हो रही है। इस विधि का निर्माण लियोपोल्ड बेलेक के द्वारा 1948 के अंदर किया गया। अच्छा, असत्य कथन हमें इसके बारे में पूछा है। इस विधि का विकास पाइन व टेंडलर के द्वारा किया गया। इसमें 10 चित्रों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए विशेष उपयोगी होता है। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण इसको कहते हैं, बाल संप्रत्य परीक्षण इसको कहते हैं, CAT इसको कहते हैं, चिल्ड्रन एप्रसेप्शन टेस्ट इसको कहते हैं। अनेक इसके नाम हैं। ये इससे संबंधित हमें यह प्रश्न पूछा है। तो इसका लियोपोल्ड बेलेक के द्वारा बिल्कुल सही है। बाल अंतर्बोध परीक्षण है लियोपोल्ड बेलेक ने। इस विधि का पाइन और टेंडलर ने नहीं किया था। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में शामिल तत्व नहीं है। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद होता है, तो संज्ञान इसके अंदर है वो नहीं आता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है एक वयस्क का बच्चे की तरह फुट फुट कर रोना, वापिस चले जाना, प्रतिगमन करना होता है। किस प्रकार की मानसिक मनोरचना है? यानी अपने पीछे की ओर गमन करना। तो प्रति का मतलब पीछे की ओर और प्रतिगमन का मतलब हम गमन कर रहे हैं, तो प्रतिगमन हो जाता है। प्रतिगमन, मंतगमन, प्रक्षेपण, समन। तो प्रतिगमन हो जाता है। प्रक्षेपण का मतलब आरोप करना और समन का मतलब है अपने अंदर है किसी भी चीज को छिपा लेना या किसी भी बात को दबा लेना, ये समन के अंदर है वो आता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है मेयर हिमोशन इंटेलिजेंस स्केल, MEIS का संबंध किस बुद्धि से संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, अमूर्त बुद्धि से या संवेगात्मक बुद्धि से, या इनमें से कोई नहीं? तो किस बुद्धि का संबंध है? MEIAS का है तो संवेगात्मक बुद्धि होती है। मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल है वो इमोशनल यानी संवेगात्मक बुद्धि से हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा। प्रश्न नंबर 29 है आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है बच्चों को सब कुछ पढ़ाने की, सीखने हेतु एक अच्छे सुबलकर्ता की, या बच्चों को मूल्यांकन आधारित शिक्षा देने की, या बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की। तो बच्चों को एक अच्छे सुलभकर्ता बनाने की भूमिका है वो शिक्षक की रहती है। तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह उदाहरण किसका है? यानी मार खा गया उसके बाद सभी से डर रहा है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, या अनुबंधन सिद्धांत, या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत? तो किसके अंदर आएगा? क्योंकि अनुबंधन हो गया उसको, जैसे ही शिक्षक के साथ एक प्रकार से उसका क्या हो गया है, बॉन्ड हो गया है, बंधन जुड़ गया है, तो अनुबंधन का सिद्धांत है इसके अंदर आएगा। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अब हम हिंदी प्रथम भाषा है वो हिंदी के 30 प्रश्न है वो करने वाले हैं। कितने प्रश्न करेंगे? 30 प्रश्न है। जैसे हमारी रीट के अंदर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कराए जाते हैं, वैसा का वैसा यह स्तर है वो रखा गया है। रीट पात्रता परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हमने यह मॉडल पेपरों का निर्माण है वो किया है। तो हिंदी का पहला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 31, आसमान में मुक्के मारना से लोगों का ध्यान आकर्षित करना, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना, वीरता पूर्वक कार्य करना, या निर्थक कार्य करना। आसमान के ऊपर कोई भी मुक्का नहीं मार सकता, तो निर्थक कार्य है वो कर रहा है। तो चौथा ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है बुद्धिमानी शब्द है विशेषण, क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम? बुद्धिमानी जो शब्द है वो किस संज्ञा शब्द है, किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है उद्दार पद का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्दार का उत प्लस दार, उत प्लस दार, उद्दन हार, उत्तन हार। तो उद्दार शब्द का है वो संधि विच्छेद है उत प्लस हार हो जाएगा, क्योंकि तय के बाद अगर है आ रहा है तो तय का तो दय हो जाता है और है का दय हो जाता है। तो
तो क्या हो जाएगा, उद्धार है वो हो जाता है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। हमने पहले के अंदर जो वीडियो है उसके अंदर आप संधि से संबंधित सर्वनाम सभी की वो क्लासें हैं वो दी गई है, आप वहां पर जाकर के देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, समाज सुधार शब्द में समास कौन सा है? समाज का सुधार करने वाला या समाज सुधार, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो समाज सुधार तत्पुरुष समास है, इसके अंदर आज समास का सुधार आ जाएगा। तो इसके अंदर 5 कैसे हो गया? दूसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति, दु है, दुर या दु। तो दुर्गति है, इसके अंदर है दुर प्लस गति आ जाएगा। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है संस्कृति, हास, झूठ, लक्ष्य। तो इनमें से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग के लिए संस्कृति शब्द है, वो स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, हमारे सीमित साधनों का घोर अव्यय हो रहा है। इसके अंदर वर्तमान काल रूप होगा, वीर्य हो रहा है, कि सामान्य वर्तमान काल की बात कर रहा है। हमारे सीमित साधनों का घोर अव्यय होता रहेगा, ये नहीं होगा। हमारे सीमित साधनों का घोर अव्यय होता है, ये होगा। हमारे सीमित साधनों का घोर अव्यय होता रहता था, ये नहीं होगा। हमारे संसाधनों का सीमित, इस प्रकार दूसरा ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 38 है, पाश्चात्य अंधानुकरण से समाज दिग्भ्रमित हो रहा है। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भूतकाल का, सामान्य वर्तमान का, अपूर्ण भूतकाल का या अपूर्ण वर्तमान काल का। तो क्या हो रहा है? तो रही है, तो अपूर्ण हो रहा है काम, तो वर्तमान काल के अंदर है, इसको रखेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, मर्यादाएं संसाधनों आदि शब्दों का एक रूप होता है। मर्यादा संसाधन, मर्यादा साधन, मर्यादा संसाधन, मर्यादा संसाधन, मर्यादा संसाधन। तो मर्यादाएं और संसाधनों का एक रूप है, वो मर्यादा और संसाधन है, वो हो जाता। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, अस्मिता में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अस्मिता अल्प विराम का, अर्ध विराम का, हंस पद का या उद्धरण चिन्ह का। तो अस्मिता शब्द है, इसके अंदर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हमें यहाँ पर दोनों तरफ है उद्धरण चिन्ह, एक हरे उद्धरण चिन्ह में और दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर हम बंद करते हैं, तो ये पहला एक हरे उद्धरण चिन्ह के अंदर बंद है, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य के लिए सर्वनाम का किस क्रमांक में बताए? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक या पुरुष। हम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर हम इसको रखेंगे, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, किस क्रमांक में सर्वनाम के विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऊंची दुकान, फीका पकवान, यह पानी तो सबका है, मुट्ठी बरदाने के लिए भिखारी दौड़ा, थोड़े आमों की कीमत ज्यादा, थोड़े आमों की कीमत ज्यादा। किसका? सार्वनामिक विशेषण, यानी सर्वनाम से ठीक पहले है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो यह पानी तो सबका है, तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से सब सरल वाक्य का चयन करना है। उसने कहा कि आ गया, कार्यालय बंद हो गया, तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य, सुबह हुई और यह संयुक्त वाक्य हो गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो से जो बड़े हैं वह सम्मान करते हैं, यह मिश्र वाक्य हो गया। तो तीसरा ऑप्शन राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 44 है, काया पलट होना तात्पर्य है अवस्था होना, बिल्कुल रंग ढंग बदल जाना, मोटा हो जाना, इनमें से कोई नहीं। काया पलट जाने का मतलब बिल्कुल रंग ढंग बदल जाना, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का, हाथी के पांव के अंदर सबका पांव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या होगा? बड़े लोगों के साथ छोटों का भी गुजारा हो जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति का कुटुंबी उत्पन्न करता है तो उसका भी नाम होता है। किसी काम को करने में आदमियों के असफल होने पर छोटा उसे करने को तैयार होता है। किसी बड़े का भार बड़ा ही उठाता है। तो हाथी के पांव, सबके पांव, अच्छा, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों का भी गुजारा हो जाता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, बच्चों को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक
से अधिक स्वतः ज्ञान सीखने का मौका देना चाहिए। कथन किस विधि के लिए किसने कहा था? व्याख्यान विधि के लिए किसने? स्किनर ने, फ्रोबेल ने, माउंटेसरी भी बोलते हैं, स्पेंसर ने। तो किसने कहा कि बच्चों को कम से कम तो बताना चाहिए और बच्चे खुद अधिक से अधिक सीखें? यह स्पेंसर ने कहा था। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, एकांक समय में पूछे गए अर्थपूर्ण प्रश्नों की दर कहलाती है। प्रश्न सहजता, सार्थक प्रश्न, उत्तर सहजता या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न सहजता होती है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, वह भाषा शिक्षण विधि जिसमें प्रायोगिक कार्यों का अभाव, रटन विद्या पर बल, उच्च प्राथमिक कक्षाओं की उपयोगी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, डाल्टन विधि, शोधन विधि या प्रश्नोत्तर? तो व्याख्यान विधि होती है जिसके अंदर इसके अंदर प्रायोगिक कार्यों का अभाव पाया जाता है, रटन विधि के ऊपर बल दिया जाता है और ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। तो व्याख्यान विधि है, पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, वर्तनी रचना शिक्षण उपागम में निम्न में से कौन सा बिंदु सुमेलित नहीं है? पलवन, सार संक्षेपण, वर्णन या कविता सुपाठ? तो कौन सा शामिल नहीं है? कविता सुपाठ है, इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा राइट। प्रश्न नंबर 150 है, आयोजित शैक्षिक व शैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षक का मार्गदर्शन देना चाहिए। शुद्ध उच्चारण निवारण संबंधी, साहित्य पक्ष संबंधी, ये व्याकरणिक नियमों के संबंधित तो सभी का है, इनको ज्ञान मार्गदर्शन है वो करना चाहिए। शुद्ध उच्चारण का, साहित्य के पक्ष से संबंधित और व्याकरण के नियमों को, इस प्रकार चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? विचार विनिमय का कठोर बनाना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना या सामाजिक जीवन के प्रति जागृत करना? क्या पूछा इन्होंने? कठोर विनियम बनाना, ये नहीं हो सकता। विचार विनियम का कठोर साधन नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, छात्रों को लिखना सिखाने से पहले किस प्रकार की रेखाएं खींचनी चाहिए? सीधी और तिरछी रेखाएं, सीधी रेखाएं, लिपि मोड़ रेखाएं, वर्त और अर्धवर्त रेखाएं? तो सबसे पहले छात्र को किस प्रकार की रेखाएं हैं वो वर्त के समान, ऐसे बच्चा है वो इस प्रकार से खींचता रहता है। तो चौथा ऑप्शन है वो वर्त और अर्धवर्ताकार रेखाएं हैं वो खींचनी सिखानी चाहिए। चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, दृश्य सर्वे उपकरण सीखने वाले को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजन, अभावों के लाभ उठाने का अवसर देता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ब्लेयर का है, क्रोनडक्रो का है, जीन पियाजे का है या स्किनर का है? तो यह कथन क्रोनडक्रो ने दिया है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालक को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? किस प्रकार का? हम पूछा है कि आकार के अंदर और क्रम के अंदर, अक्षरों में, शब्दों के बीच की दूरी में अंतर अगर समझना है तो किस प्रकार के हम दक्षता को करेंगे? सुनने संबंधी दक्षता का, बोलने संबंधी दक्षता का, या व्यवहारिक व्याकरण का, या लिखने संबंधी दक्षता का? तो किसका प्रयोग हम करेंगे? तो लिखने संबंधी जो दक्षता है वो क्रम में, आकार में और अक्षरों के बीच में दूरी है, इस प्रकार का हम लिखने संबंधी जो दक्षता प्रशिक्षण है इसके अंदर हम रखेंगे। तो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, बौद्धिक स्तर पर, बौद्धिक नहीं है, बौद्धिक स्तर के ऊपर है, बौद्धिक स्तर पर बच्चों में भाषा कौशल की प्रवीणता एवं व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है कि इसके बाद प्रवणता और कौशल के अंदर व्यापकता हासिल करना है। तो सरल शब्दों का अर्थ पूछना, कठिन शब्दों का अर्थ पूछना, सामान्य शब्दों का अर्थ पूछना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बौद्धिक हम बात करते हैं तो कठिन शब्दों का अर्थ अगर पूछेंगे तो उसके बौद्धिक अक्षमता है, उसको प्रवीणता कैसे हासिल करना है, व्यापकता का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण है वो नहीं है? छात्रों की कमियों के चरणों की जानकारी प्राप्त करना, समांकन योजना तैयार करना, प्रश्न निर्माण करना, या शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना? तो कौन सा इसके अंदर है वो? क्या पूछा इन्होंने? उपलब्धि परीक्षण का चरण है वो नहीं है इसके अंदर, ये पूछा है। तो कमियों का, कारणों का जानकारी करना ये नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, कक्षाओं में कुछ बच्चे गलत वर्तने का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? तो गलत प्रयोग नहीं है वो कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। देखिए सहज तो है ही है, बच्चे छोटे बालक कर रहे हैं, उनके हिसाब से एक सहज प्रक्रिया है और हम भी मानेंगे कि एक बच्चा है वो छोटा बच्चा, उसे पता नहीं है और सहज रूप से वो कर रहा है। जब हम भी जब छोटे थे, जब हम कक्षा पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी में गए थे उस वक्त हम गलत है
वो वर्तनी है वो कर रहे थे, तो हम समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। देखते हैं गलत वर्तनी वाले शब्दों को स्याही का गोल घेरा क्रॉस ये तो लगाएंगे, लेकिन इससे हम प्रभावशाली है वो नहीं कर सकते। शब्दों को 10-10 बार लिखने की कहेंगे, ये भी गलत है। बच्चों की उनकी कमी की त्रुटियों का एहसास कराएंगे। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन है, इसके अंदर हम ब्लू प्रिंट के माध्यम से यानी प्रिंट का निर्माण करवाएंगे, समृद्ध माहौल का निर्माण करवाएंगे कि आपने ऐसा किया है और आपको ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार इसका माहौल का निर्माण होगा, तो विद्यार्थी के मस्तिष्क के अंदर वो प्रतिलिपियां है वो छप जाएगी। तो इससे वो अपना क्या करेगा, वर्तनी संबंधी दोष है वो दूर करने के लिए वह विधि है वो कारगर साबित हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है, पाठों की संख्या सीमित होनी चाहिए, विद्यागत विधि होनी चाहिए, सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश होना चाहिए, प्रसिद्ध लेखों की रचनाएं होनी चाहिए। क्या पूछा है, कक्षा 8 के लिए मैं पाठ्य पुस्तक का निर्माण करता है, उस समय एक महत्वपूर्ण हमें ध्यान रखने वाली बात है वो कौन सी है, वो आती है कौन सी है इसके अंदर आएगी। अच्छा, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय हमें किस प्रकार की चीज़ों का है वो ध्यान रखना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की संख्या सीमित होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता, विधिगत विविधताएं होनी चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। व्याकरणिक तत्वों का समावेश हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विधिगत होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए इसके अंदर। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, जिस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर या जिसे हम प्रक्षेपक में या स्लाइड प्रक्षेपक या प्रोजेक्टर में, अपारदर्शी प्रक्षेपक या एपीडायस्कोप में, फिल्म स्ट्रिक के अंदर। तो दृश्य उपकरणों को पारदर्शी का प्रयोग है वो किसके अंदर है वो किया जाता है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं इसके अंदर है वो किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये मॉडल पेपर है वो आप अब जब 40 दिन बच्चे हैं तो हमने एक गहनता से मॉडल पेपर का निर्माण किया है। तो ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर बनाया गया है। आप इस मॉडल पेपर को बार बार देखें ताकि आपका जो ज्ञान है वो समृद्ध हो सके। ये प्रश्न हम ऐसे नहीं बना रहे हैं, हम रेट के जो पेपर हुए हैं वो कब के 2010 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हैं उनका हम विश्लेषण कर रहे हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम उसके बाद हम मॉडल पेपर का निर्माण कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर लिया हो। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप उपयुक्त होंगे। मुक्त अंतर वाले, बहुविकल्पीय वाले, एक शब्द के उत्तर वाले, सही या गलत निशान वाले, सही कथन निशान लगाओ वाले प्रश्न। तो जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, मुक्त अंतर वाले प्रश्न होते हैं, वो बच्चों की भाषागत रचनात्मक का है वो निर्माण करते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर हो जाएगा। इस प्रकार हमने हिंदी के प्रश्नों की भी बात कर ली है। अब हम बात करेंगे सेकेंड लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा जो संस्कृत है, इसके भी हम 30 प्रश्न है वो करने वाले हैं। कितने प्रश्न करने वाले हैं? 30 प्रश्न हम करने वाले हैं। तो संस्कृत का पहला प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर 61 है, होलिका उत्सव इत्यत्र कै संधि, होलिका उत्सव के अंदर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या वर्धी संधि? तो इसके अंदर गुण संधि है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, दग्धा इत्यत्र है कै प्रत्यय वर्तते, दग्धा के अंदर कौन सा प्रत्यय है? दह धन कत्वा, दह धन त्रत, दह धन शानच प्रत्यय, दह धन हम प्लस को बोल रहे हैं, आपको बार बार अवगत कराया जा रहा है। हम हिंदी के अंदर प्लस को धन बोलते हैं, दह प्लस ध्यंज, दह प्लस ध्यंज। तो दग्धा है वो किस प्रकार से मिलकर के बना है? दह प्लस त्रच प्रत्यय से मिलकर के बना है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, नारायण से किम अत्यंत पर्याय पदम अत्यतर प्रयुक्तम, नारायण किम से अत्यंत प्रयुक्तम होता है? विष्णु के लिए, शिव के लिए, अग्नि के लिए या इंद्र के लिए, किसके लिए एक शब्द है वो प्रयुक्त होता है? नारायण है उसका पर्याय है वो क्या होता है? तो विष्णु का है वो पर्याय होता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, प्रतिवर्ष इत्यत्र कै समास, प्रतिवर्ष के अंदर कौन सा समास है? प्रति है तो ये किसके अंदर है? प्रत्यय का प्रयोग है। तो अव्यय कहेंगे, अव्यय भाव समास, दीर्घ समास, बहुवीर्य समास या द्वंद्व समास, किस समास के अंदर है? अव्यय समास के अंदर है वो आएगा। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, मिलंती इति क्रियाया कर्तव्य पदम किम, मिलंती क्रियापद के अंदर कर्तव्य पद है अवसरे, अस्मिन है, जना, परस्पर। तो कौन सा हो जाएगा? जना है वो हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। अब हमें क्या पद्यांश से हमें प्रश्न देने हैं,
तो इसके अंदर कौन सा है, यह भी हमें पूछेंगे प्रश्न। अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 66 है। श्लोके यस्मिन है, छंद कौन सा छंद है। हम अब बार बार आपको कह रहा हूँ कि छंदों से हम एक वीडियो बनाएंगे। आप सभी को बार बार बोला जा रहा है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा है। बनाई कैसे बनाई आपको, लेकिन अंत दिन के अंदर हम आपको अंतिम घड़ी के अंदर आपको एक वीडियो है वो प्राप्त हो जाएगा। अनुष्टम, आर्या, इंद्र वज्रा या द्रुत विलंबित, तो इस श्लोक के अंदर है वो कौन सा छंद है, इंद्र वज्रा छंद है। तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है। तपो इत्यत्र किम लिंग, तपो के अंदर कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, अव्यभाव लिंग है, अवयव लिंग है, नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग लिंग है। तपो है, इसके अंदर कौन सा लिंग है, तो नपुंसक लिंग है। इसके अंदर कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है। संतोषा ना परम इत्यस्य संधि विच्छेद वर्ते। संतोष अन्न, संतोष प्लस अन्न प्लस अपरम, संतोषातय प्लस न प्लस अपरम, सम प्लस तोषनन प्लस परम, सम प्लस तो प्लस अन्न प्लस अपरम। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, संतोषात प्लस अन्न प्लस अपरम। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है। क्षमा तुल्य है इत्यत्र है कै समास, क्षमा तुल्य के अंदर कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो इसके अंदर तत्पुरुष समास। क्षमा के तुल्य, के लिए आ जाएगा, के लिए। तो कौन से समास के अंदर हम रखेंगे, अपादान तत्पुरुष समास या अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अव्ययभाव समास तत्पुरुष समास है, इसके अंदर हम रखेंगे। प्रश्न नंबर 70 है। सुकम इत्यस्य है विलोम शब्द, सुकम का अति से क्या हो जाता है, संतोष, व्याधि, तृष्णा, दुखम हो जाता है, सुकम का दुखम हो जाता है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है। निम्नलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तन करणीयाम गोपालन पाठे लिख्यते। तो हमें वाच्य परिवर्तन है वो करना है। गोपाल पाठ लिख्यते, गोपालेन पाठे लिख्यति, गोपालन है गोपालम पाठनम लिखती, गोपाल है पाठ लिखती। तो गोपालन पाठ लिख्यते, इसको हमें क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो गोपाल है पाठम लिखती, यह हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है। निम्नलिखित हिंदी वाक्याम संस्कृत भाषायाम लिखतु। हिंदी भाषा के अंदर वाक्य दिया गया है, इसको हमें संस्कृत भाषा के अंदर परिवर्तित करना है। 3 बोलियां इधर देखती है, 3 बालिकाएं इधर देखती है। त्रिश बालिका इतः पश्यन्ति, त्रिभी बालिका इतः प्रवन्ति, त्रिशभय बालिका इतः पश्यन्ति, 3 बालिका इतः पश्यन्ति। तो त्रिश बालिका इतः पश्यन्ति पहला ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है। रिक्त स्थानम समुचित पदे पूर्यत ऋणकर्ता खालिस्तान स्त्रु, ऋणकर्ता दाता भ्राता माता पिता। तो ऋणकर्ता है वो ऋणकर्ता ही स्त्रु है होता है, तो वो किस प्रकार का होता है, पिता। तो चौथा ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है। बालानाम रोदनम बलम, बालक रोता है, रेखांकित पदेशु प्रश्नाम निर्माण करना है। केशाम, तो रोदनम की जगह में इसको कर दिया कि कौन रोता है, केशाम या कैशाम, कश्य या कथो, कौन रोता है। तो बालिक केशाम, बालानाम केशाम बलनम, कौन रो रहा है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है। स्पर्श वर्णाम की तम संख्या, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, एकादश है, अष्टादश है, द्वादश है या पंचविंशति या 25। तो किसकी बात करें, स्पर्श जो होते हैं उसकी संख्या है वो 25 होती है, पंचविंशति। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है। वाचन शिक्षण से सर्वोत्तमा विधि का वर्तनी अभ्यास विधि, लेखनाभ्यास विधि, कार्यगत्वा या समन्वय या श्रव्य विधि। तो कौन सी विधि है इसके अंदर आ जाएगी, कार्यगत्वा समन्वय विधि है हो जाती है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है। पूर्णांत, पूर्ण से अंश के प्रति विधि, पूर्ण से अंश की ओर चलना, यानी पूर्ण से अंश की ओर चलना है वो कौन सी विधि के अंदर आएगा, आगमन विधि के अंदर, निगमन विधि के अंदर या संयुक्त विधि के अंदर या विश्लेषण विधि के अंदर। तो विश्लेषण विधि है इसके अंदर है, पूर्ण से अंश की ओर है वो चला जाता है। तो चौथा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है। शिक्षण से सिद्धांत नास्ति, शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता अभ्यास सह सिद्धांत, अभिरुचि का सिद्धांत, चयन विभाजन का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है वो अभिरुचि का सिद्धांत है वो इसके अंदर नहीं आता है। तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है।
निम्नांक तो 1 मिनट, इसके अंदर क्या था, चयन का होता है क्रियाशीलता रुचि का, लेकिन अभिरुचि बिल्कुल सही है। निम्नांकितो कारणे है दर्श्य सर्वे साधनानि महत्व भजन्ते कस्य बिंदु महत्वम न भवन्ति न भजन्ति। पाठ्यपुस्तक असार्थक है सुग्राह्यम लब्धम ज्ञानम परिपुष्टे स्यातम अध्ययन समय है श्रवण इंद्रिय है दर्शन इंद्रिय से च आकर्षणम शिक्षणम प्रभावपूर्णम स्यातम। तो कौन सा ये नहीं न भवंती, इसके अंदर कौन सा बिंदु है वो नहीं है, मैं ये पूछा है। तो पाठ्य पुस्तक का ऐसार्थ समाग्रह ये नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है पाठित विषय मूल्यांकनम कुर्तमेते है प्रश्नाः पृच्छन्ते। पाठ विषय के अंदर मूल्यांकन करते समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए, अवबोध प्रश्न होना चाहिए, समर्थी प्रश्न, विचार उत्तेजना प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न। तो किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाने चाहिए, अवबोध प्रश्न है वो पूछे जाने चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है तुलनात्मक प्रश्न भवंती गद्य पाठ योजना के अंदर, पद्य पाठ योजना के अंदर, या रचना या सर्वे। तो तुलनात्मक जो प्रश्न है वो किसके अंदर हो जाएंगे, पद्य पाठ योजना के अंदर हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है कस्मिन् विकल्पे भाषा शिक्षण है मूल्यांकन से अवसर प्राप्तम भवति। किस शिक्षण के माध्यम से भाषा शिक्षण का मूल्यांकन है वो किया जाता है, क्या जानते हैं, किस विकल्प की, भाषा बाल संभाया, प्रार्थना संभायाम, या सांस्कृतिक समारोह, या एते सर्वे, या उपयुक्त सभी। तो सभी के माध्यम से है भाषा शिक्षण का मूल्यांकन होता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है बहुता है मते शिक्षायाः कस्य क्षेत्रस्य समस्या सर्वतो महत्वपूर्ण। बहुत है शिक्षा कस्य क्षेत्र समस्या पूर्व सर्वतो महत्वपूर्ण। उच्च शिक्षण क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से, या तकनीकी क्षेत्र से। तो किसके लिए होती है, प्रारंभिक क्षेत्र के लिए ये होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है समासे अध्यापका स्थिति भीति स्यात्। समासे अध्यापका स्थिति भीति से नेतृत्व की, आदर्श पुरुष की, सामान्यतः जनवत की, या प्रशासक की। तो किसकी अध्यापक की स्थिति है वो कक्षा के अंदर है वो समान रूप से कैसी स्थिति है वो रहनी चाहिए। तो आदर्श पुरुष के रूप में उसकी स्थिति है वो होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है शिक्षक एतया द्वितीय अंत्यक्रिया। शिक्षक और बालक के मध्य अंत्यक्रिया क्या होती है, अध्यापक समायोजन के रूप में, व्यक्ति परि विषयों शक्ति समायोजन, या छात्र अध्यापकों। तो कैसी होती है, छात्र और अध्यापकों की होती है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है अवबोधने कस्य विधि बलम दियति। अवबोधन के अंदर किस विधि के ऊपर बल दिया जाता है, प्रायण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, या वाद विवाद विधि। तो किस विधि का दिया जाता है, वाद विवाद विधि का दिया जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 अन्य भाषायां माध्यमेन विता संस्कृत शिक्षणम कस्मिन् विधे। भाषा अन्य भाषा शिक्षण के लिए संस्कृत शिक्षण का कस्मिन् विधि होती है, पाठ्य पुस्तक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, या अन्य विधि। तो प्रत्यक्ष विधि होती है उसके अंदर दिया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है अनुहीनतया कारिणी कानि भवति। अनुहीनता कानि हानिर्थिक दशा, दूषिता शिक्षापद्धति, दूषिता समाज व्यवस्था, या एतानि सर्वाणि। तो उपयुक्त के सभी होते हैं। हानि की दिशा के अंदर होती है, गलत शिक्षा नीति होती है, और समाज की दुर्दशा होती है। तो सभी होते हैं, अनुहीनता के अंदर सभी कारण आते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है अध्यापक से वास्तविकम कार्यम किम स्यात्। अध्यापक का वास्तविक कार्य वो क्या होता है, परीक्षासु छात्राणाम तरणी। क्या छात्रों का परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण करना होता है। शिक्षका अक्रम धरणमस्ति। शिक्षक माक्रदमनमस्ति। क्या यह होते छात्राणाम अनुशासनहीनता समाप्त करना। क्या छात्रों का अनुशासनहीनता को समाप्त करना होता है, या छात्रगत प्रगति भया यथा साधनम विकास संपादनम अस्ति। यह इंपॉर्टेंट है कि छात्रों का प्रतिभा संपन्न बनाने के लिए और विकास प्रदान करना होता है। तो चौथा ऑप्शन के अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है संस्कृत शिक्षण से प्रभाव उत्पादना भवंती किम करिष्यति। संस्कृत शिक्षण के अंदर प्रभाव उत्पादन वाले किस तरीके से हम करेंगे। दर्शे सर्वे उपकरणानाम
दिगम प्रयोजनम संस्कृत व्याकरणम सरलीकृतम पाठम पाठ्यम स्वयं सतत संस्कृत शरणम संस्कार छात्रेषु या एते उपयो प्रभाव उत्पादकता। तो ऊपर के सभी जो जितने भी हैं ये संस्कृत शिक्षण के लिए प्रभावशाली होते हैं। दर से सर्व शिक्षण का उपयोग अधिक से अधिक प्रयोग करना और संस्कृत व्याकरण शिक्षण के सरल बनाना पाठ्य योजना के अंदर, और स्वयं सतत मूल्यांकन है वो सुनने के माध्यम से छात्रों का जन्म है वो करना होता है। तो इस प्रकार हमने है वो आज मॉडल पेपर नंबर है वो 16 की चर्चा है वो कर ली है। हमें मालूम है कि अब सिर्फ और सिर्फ 40 है वो दिन बचे हैं। 40 दिन में हमें रीट पात्रता है वो कैसी प्राप्त है, रीट पात्रता क्लियर करना है। तो अब हमारे पास आपके पास जो भी कंटेंट है उसको पढ़ते रहे और मॉडल पेपर है वो उसको करते रहे, और आपका मॉडल पेपर का जो निरीक्षण है उसका हमें कमेंट बॉक्स के अंदर है वो हमें दे ताकि आपका निरीक्षण हो। तो धन्यवाद साथियों। आगे की मॉडल पेपर की चर्चा है वो अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।